नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका के गद्य खंड का चैप्टर 5 पाठ 5। देखिए पार्ट 4 जो था सांवले सपनों की याद, वो हमने पढ़ लिया था इससे लास्ट सेशन में। और उस पार्ट से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर आपको होमवर्क में करने के लिए कहा था, क्योंकि चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ज्यादा मजेदार था और मुझे लगता नहीं कि आप लोग उससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करने में कोई आप लोगों को दिक्कत हुई होगी। फिर भी कोई दिक्कत या परेशानी है अपने पिछले चैप्टर से, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको चैप्टर रिवाइज कर दिया जाएगा और साथ ही पाठ के प्रश्नों उत्तर भी आपको करा दिए जाएंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर 5 पाठ 5, जिसका नाम है नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया गया। नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया गया। तो नाना साहब के विषय में आप जानते हैं नाना साहब कौन थे। नाना साहब हमारे एक जब हमारे देश में इस कहानी को देखिए, इस कहानी को पूरी पढ़ने से पहले हम कुछ पूर्व ज्ञान से संबंधित आपके प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो चैप्टर आपका है ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है। देखिए कभी आप कहानी पढ़ते हैं, कभी आप कोई निबंध पढ़ते हैं, या कभी आप कोई एकांकी पढ़ते हैं, या कभी आपका कोई कविता होती है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती कि आप पहले कुछ इस तरह के प्रश्नों को याद करें। लेकिन जब आप इतिहास से जुड़ी हुई कोई बात पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप कनेक्ट कर पाते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कब हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कब हुआ था। तो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, देखिए हमारा देश सन 1600 ईस्वी में अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था, अंग्रेजों का अधीन हो गया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने 1600 में अंग्रेजों ने इंडिया में स्थापित की थी, भारत में स्थापित की थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसी टाइम पे अंग्रेजों का हमारे देश में आना शुरू हो चुका था, हमारे देश पर अधिकार जमाना शुरू हो चुका था और धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। और इसी के विद्रोह में, इसी चीज को, अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर भगाने के लिए हमारे देश के कई राजा, कई महाराजा, कई महापुरुषों ने अपने अपने प्राणों का बलिदान दिया। और उन्हीं बहुत सारे आंदोलन इसके लिए हमारे देश में हुए, बहुत सारे युद्ध हमारे देश में हुए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमने दिया है कि प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कब हुआ। देखिए आप क्लास 9 के बच्चे हैं, हिस्ट्री की भी आप क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक पढ़ चुके हैं और 9th में भी अभी तक आप काफी कुछ पढ़ चुके होंगे अपनी इतिहास की पाठ्य पुस्तिका में। तो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था वो आपका हुआ था 1857 में, 1857 में, 1857 में आपका प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था। और प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दो सेनानियों के नाम, कौन कौन से सेनानी प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में किस किस ने हिस्सा लिया था। तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे नाम नहीं जानते होंगे, काफी सारे ऐसे नाम हैं जिनको हम, जो हमारे सामने नहीं आ पाए। और एक ये होता है कि 1857 की बात है, तब शायद इतना ज्यादा मीडिया का प्रचार नहीं था, इतना ज्यादा लोगों का प्रचार प्रसार नहीं था। तो बहुत सारे ऐसे नाम थे, बहुत सारे ऐसे महान योद्धाओं के नाम थे, महापुरुषों के नाम थे जो फ्रंट में नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में, भारत को आजादी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो यहाँ पर कुछ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो थे, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर नाम लेंगे रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई ने भी बहुत ही बड़ा योगदान अपना दिया था 1857 की क्रांति में। उसके बाद कोतवाल धन सिंह गुज्जर, फतवा सिंह और राव कदम सिंह, इस तरह के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारी हुए, जिन्होंने उस समय पर
1857 की जो क्रांति थी उसमें हिस्सा लिया। और एक प्रश्न यहाँ पर नंबर 3 है हमारा प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई किसकी मुंहबोली बहन थी? क्लास 9th के आप बच्चे हैं और क्लास 6 में हमारी पोयम है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई किसकी मुंहबोली बहन थी? कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कानपुर के नाना, कानपुर के जो राजा थे नाना साहब, उनकी मुंहबोली बहन थी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई का जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान था वो आप सभी को पता है। आपने इस कविता के माध्यम से बहुत अच्छे से, देखिए अगर कहीं और से भले ही आपको ना पता चला हो तो इस कविता के माध्यम से लगभग आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ ली हैं। तो अब हम आते हैं इस पूरे पाठ के मेन पॉइंट पर कि जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें नाना साहब की जो पुत्री है मैना देवी, उसको भस्म कर दिया गया और उसी के नाम पर चपला देवी जी द्वारा, जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है, उसका नाम दिया है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1857 की जब क्रांति हुई तो उस समय अंग्रेज जो है बहुत ज्यादा गुस्से में थे, बहुत ज्यादा भड़के हुए थे। और उन्होंने जो बिठूर का जो किला था जहां पर नाना साहब रहते थे, जब नाना साहब उस किले को छोड़कर चले गए थे, उस किले को छोड़कर वहां से चले गए थे, तो अंग्रेज और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। और उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो नाना साहब से बहुत ही ज्यादा क्रोधित थे, बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे नाना साहब को लेकर, तो उन्होंने उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज को समाप्त कर देने का, हर एक चीज को नष्ट कर देने की उन्होंने कसम खा ली थी। तो उन्होंने जब बिठूर का जो किला था उस किले को भी उन्होंने जलाकर राख कर देने की बात अपने मन में सोची। तो उस समय पर जो नाना साहब की जो बेटी थी मैना देवी, वो इस किले में अकेली रह गई थी, वो गलती से यहाँ पर रह गई थी, छूट गई थी। तो अंग्रेजों ने इस किले के साथ साथ उनकी जो पुत्री है मैना देवी, उसको भी जिंदा जला दिया। तो क्या कुछ इस पूरी कहानी में हमें यहाँ पर दिया गया है वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले चपला देवी जी का जीवन परिचय हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे, जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। देखिए, देश में अनेक ऐसे रचनाकार हुए हैं जिन्होंने अपने साहित्य में, हमारे देश में आपने देखा होगा, आप जो कविताएं भी पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बहुत सारी कविताएं ऐसी होती हैं जिसमें स्वतंत्रता से संबंधित, देश प्रेम से संबंधित बातें आपको देखने को मिलती हैं। अभी आप आगे क्लास 10th में पढ़ेंगे, क्लास 9th में भी आगे आप अपने काव्य खंड में इस तरह की कविताओं को पढ़ेंगे। तो इन्हीं में से एक, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लेखक हुए जिन्होंने अपने साहित्य में, अपने लेखन में स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी घटनाओं का वर्णन किया या उनको अपने साहित्य में उकेरा। और लेकिन किंतु ऐसा हुआ कि कई जो लेखक थे वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए और कई ऐसे हुए कि जिनका जो व्यक्तित्व है वो प्रकाश में नहीं आ पाया, यानी कि लोग उनको पहचान नहीं पाए। उनका लेखन काफी अच्छा था लेकिन लोग उनको पहचान नहीं पाए। हालांकि ये जो कृतियां थी, ये कृतियां ही इन लेखकों को जन जन तक, यानी कि प्रत्येक, अब देखिए चपला देवी जी का नाम इससे पहले हम नहीं जानते थे, लेकिन हमने चैप्टर पढ़ा तो हमने चपला देवी जी को जाना और उनके जीवन परिचय को हम यहाँ पर इसीलिए ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इस तरह साहित्य से, इस तरह का साहित्य जहाँ पुरुष साहित्यकार लिख रहे थे, देखिए ज्यादातर जो स्वाधीनता से जुड़ी, स्वतंत्रता आंदोलनों से जुड़ा हुआ जो साहित्य था वो ज्यादातर पुरुष साहित्यकार ही लिख रहे थे। वहीं महिलाएं भी पीछे नहीं थी, यानी कि उस समय पर महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा आजादी नहीं थी कि जो आम महिलाएं हैं वो इन सब चीजों में हिस्सा लें या ऐसे काम करें, या उनमें शायद खुद ही इतना, उनके अंदर इतनी प्रेरणा नहीं थी कि वो इस तरह के काम करें। लेकिन जो महिलाएं थी
वो करती थी इस तरह के काम। तो उन्होंने पुरुष ही नहीं, महिला साहित्यकार जो हुई वो भी इस काम में पीछे नहीं रही। उन्होंने भी अपने साहित्य में स्वाधीनता से संबंधित, स्वाधीनता आंदोलनों से संबंधित बातें लिखी। और ऐसी ही एक लेखिका हमारी है चपला देवी जी। और चपला देवी जी का साहित्य स्वतंत्रता सेनानियों के आंदोलन को गति देने में लगी रही। चपला देवी जी अपने साहित्य से लोगों को प्रेरित करती रही, लोगों को मोटिवेट करती रही। और जिन लोगों का बलिदान, लोगों का जो स्वतंत्रता आंदोलन में कूदना, वो उनसे बाकी लोगों को प्रेरणा देती रही और स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने में लगी रही कि ये स्वतंत्रता आंदोलन जो है ये कभी समाप्त ना हो पाए, ये कभी खत्म ना हो पाए। उनका भारतीय साहित्य के इतिहास में नाम अंकित नहीं हो पाया। ये सब तो उन्होंने काम किया, लेकिन तभी उनका भारतीय साहित्य के इतिहास में नाम अंकित नहीं हो पाया। चपला देवी जी की गणना द्विवेदी युग के साहित्यकारों में की जाती है। चपला देवी जी को द्विवेदी युग के साहित्यकारों में गिना जाता है। और देखिए रचना परिचय, क्या क्या इनकी रचनाएं हैं। तो चपला देवी जी की रचनाओं की जानकारी उपलब्ध नहीं है। और शायद यही कारण है कि इनको साहित्य में जगह नहीं मिल पाई, क्योंकि जिसमें बहुत ज्यादा साहित्य जिसका लिखा होता है उन्हीं को साहित्य में जगह मिल पाती है। साहित्यिक विशेषताएं, तो इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं, जो कुछ भी मिला है उसमें चपला देवी जी के साहित्य में स्वतंत्रता आंदोलन के अछूते हुए पक्षों को उठाया है। स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे पक्ष जिनको कभी किसी ने छुआ नहीं, कभी किसी ने टच नहीं किया, कभी किसी ने उकेरने की इसको कोशिश नहीं की। वह उस समय के जनमानस के द्वारा किए गए संघर्षों को हमारे सम्मुख इस तरह प्रस्तुत करती रही कि एक एक पल की घटनाएं हमारे आंखों के सामने सजीव हो उठती हैं। और उन्होंने जो कुछ भी लिखा अपने साहित्य में उस समय के बारे में, वो बिल्कुल इस तरह से लिखा कि जब हम उनके साहित्य को पढ़ें तो उस समय की एक एक जो बातें हैं, एक एक जो चीज, एक एक जो मेमोरीज हैं, एक एक जो भी संघर्ष लोगों ने उस समय पर किया आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, वो हमारी आंखों के सामने घूमने लगता है कि अच्छा ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। ठीक है, तो इस तरह से चपला देवी जी की भाषा जो है हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप का दर्शन होता है। इनकी भाषा सरल है, सजीव है, प्रभावी है और इनकी भाषा में तत्सम शब्दावली की बहुलता है। तत्सम तत्सम शब्द क्या होते हैं? जिनको संस्कृत भाषा से एज इट इज, बिल्कुल उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, उन्हें तत्सम कहते हैं। तत् अर्थात उसके, सम अर्थात समान। तत्सम संवाद शैली के प्रयोग से भाषा प्रभावी बनाई गई है। ठीक है, तो ये चपला देवी जी का जीवन परिचय हमने यहाँ पर पढ़ा और बहुत सारी जानकारी चपला देवी जी के बारे में यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध नहीं है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित बलिदान कथा है। ये जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित एक बलिदान कथा है। और इसमें नाना साहब की किशोरी बेटी, यानी कि वो 13-14 वर्ष की उनकी बेटी के साथ क्रूर व्यवहार और अत्याचार का वर्णन यहाँ पर दिखाया जाता है, बताया जाता है। तो ये एक तस्वीर नाना साहब पेशवा की यहाँ पर हमने दिखाई है आप सभी को, जो कि रानी लक्ष्मीबाई को अपनी मुख बोली बहन मानते थे। बिठूर के राजमहल की लूट, कैसे बिठूर के राजमहल में लूट हुई? सन 1857 के संग्राम के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब जब महल छोड़कर भागे, यानी कि अंग्रेजों का अत्याचार जब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और उन्होंने इसका विद्रोह किया, इसका विरोध किया। और उस समय नाना धुंधु पंत साहब जब महल छोड़कर भागे तो अपनी बेटी मैना को न ले जा सके, यानी कि कुछ ऐसा हुआ
कि वो अपनी बेटी मैना को वहां से नहीं ले जा पाए। और इधर संग्राम की समाप्ति हुई। अब देखिए, संग्राम समाप्त तो हो गया, कुछ ऐसा हुआ कि वो अपनी बेटी को वहां से नहीं ले जा पाए। और जब संग्राम समाप्त हुआ तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने महल को सबसे पहले लूटा। यानी कि महल में जो भी सामान था, जो भी चीजें थी, क्योंकि उस समय हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये सभी को पता है ना। हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज भी आप देखेंगे, जब इतिहास को पढ़ेंगे तो हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े राजा हुए या जितने भी बड़े बड़े महल हमारे देश में हैं, जितने भी बड़े बड़ी इमारतें और जो बहुत पुरानी है, वो पूरे सोने की उसमें दस्तकारी की जाती थी। सोने स्वर्ण से वो सजाया जाता था। तो उन्होंने क्या किया, जब नाना साहब बिठूर का जो किला है उसको छोड़कर जब वो भाग गए, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने कानपुर में भीषण हत्याकांड किया। यानी कि उन्होंने बहुत खतरनाक वाला हत्याकांड किया। जो जहां मिला, जैसा मिला, उसको उस तरह से मार डाला, काट डाला। और उसके बाद जब नाना साहब अपने महल को छोड़कर चले गए, तो उन्होंने नाना साहब के महल को लूट लिया। और वो नाना साहब से इतने ज्यादा खफा थे, इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने महल को लूटने के बाद उसे तोपों से उड़ाने के लिए, तोपों से भस्म करने के लिए वहां पर तोपें लगा दी, वहां पर तोपें इकट्ठी कर दी। मैना की अंग्रेज सेनापति से प्रार्थना। जो उनकी बेटी थी, छोटी बेटी मैना, उसने कैसे अंग्रेज सेनापति से प्रार्थना की। देखिए, तोप दागने से पहले, यानी कि जब तोप दागने से पहले उस महल में एक सुंदरी बालिका, जब तोप दग रही थी तो वो छोटी बच्ची ये सारी चीजें देख रही थी, क्योंकि वो महल के एक कोने में थी और वो सारी चीजें देख रही थी। और तभी जब तोपें दागी गई तो महल से एक छोटी बच्ची बाहर निकली और उसने अंग्रेज सेनापति से प्रार्थना की। क्या कहा, उसने कहा कि वे महल को ना तोड़ें। उसने कहा कि वो महल को ना तोड़ें। और सेनापति को उस पर दया आ गई, और सेनापति को भी उस बच्ची पर दया आ गई। सेनापति चाहता था कि ऐसा हो कि ये महल ना टूटे, लेकिन यह उसने उस पर दया आ गई और उसने बालिका से इसका कारण पूछा। अब उसको बच्ची पर दया आ गई और उसने उस बालिका से इसका रीजन पूछा, इसका कारण पूछा कि क्या कारण है कि आप चाहती हो कि ये महल ना टूटे। तो उसने कहा कि यह मकान उसे बहुत प्रिय है। ये जो मकान है, देखिए, अपना घर तो सभी को प्रिय होता है, चाहे वो महल हो, चाहे वो छोटी सी झोपड़ी हो। आप 10 दिन बाहर घूम कर आ जाइए, 10 दिन अपने अलग अलग मेहमानों के घर रहकर आ जाइए। लास्ट में जब आप अपने घर में आते हैं, जो आप अपने घर में आकर कूड़ कबाड़ मचाते हैं, अपना सामान इधर फेंकना, उधर फेंकना, इधर फैलाना, वो सबको बहुत अच्छा लगता है ना। सबको अच्छा लगता है, क्योंकि अपने घर में क्या होता है, देखिए, सारी फैसिलिटीज भले ही आपके घर में ना हो, लेकिन एक सुकून, एक चैन से जो आप अपने घर में एक जगह पर अपने बेड पर, अपने सोफे पर बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, कभी भी पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, प्लेट कहीं रख सकते हैं, उठा सकते हैं। तो ये सारा जो हम कहीं अगर बाहर चले जाते हैं, चाहे हम 5 स्टार होटल में चले जाएं, चाहे हम किसी अपने रिलेटिव के घर चले जाएं, वो सारी चीजें दूसरी जगह पर नहीं हो पाती हैं। तो उस बच्ची ने कहा कि मुझे ये महल बहुत प्यारा है, मुझे ये मकान बहुत पसंद है, और इस मकान ने अंग्रेज का कोई कसूर भी नहीं किया है, अंग्रेजों का। और वो कहती है कि ठीक है, अगर आप तोड़ ही रहे हैं तो ये बताइए कि इस महल ने अंग्रेजों का क्या बिगाड़ा है। यानी कि कोई रीजन तो होना चाहिए कि इस महल को तोड़ा जाए। तो सबसे पहले तो उसने अपना रीजन बताया कि प्लीज मत तोड़िए, क्योंकि ये मुझे बहुत प्रिय है, ये मेरा घर है। और दूसरा कि इस महल ने अंग्रेजों का भी कुछ नहीं बिगाड़ा है, कुछ नहीं अंग्रेजों का किया है। अब
मैना ने सेनापति को अपना परिचय दिया। मैना ने सेनापति को अपना परिचय दिया कि वह सेनापति की कन्या मैरी की सखी है। जो सेनापति था, अंग्रेज सेनापति, उसकी एक बेटी थी मैरी, जो कि राजा नाना साहब की बेटी थी मैना, उसकी वो मित्र थी, सखी थी। तो उसने बताया कि जो सेनापति है, उनकी बेटी जो है मैरी, वो मेरी सखी है, मेरी मित्र है। तो बचपन में सेनापति उसे पुत्री की तरह प्यार करते थे। जो सेनापति थे, उन्हें जब ये याद आया तो उन्होंने देखा कि कैसे बचपन में वो राजा की जो ये बेटी है मैना, उनको अपनी पुत्री की तरह प्यार करते थे, अपनी पुत्री की तरह मानते थे। सेनापति हे की दया व लॉर्ड कैनिंग का सख्त आदेश। सेनापति हे की दया, तो वो जो सेनापति था, जो उस समय महल में घुसा था, महल में जिसने प्रवेश किया था महल को जलाने के लिए, तो उस समय पर जो वहां पर बच्ची आई थी, जो उससे बात कर रहा था, उस सेनापति की जो बेटी थी, तो उस सेनापति की जो बेटी थी मैरी, वो राजा नाना दोंदुपंत की बेटी मैना की मित्र थी। और जब मैना उनके घर जाया करती थी या मैरी उनके घर आया करती थी, तो जो हे था वो उनकी पुत्री को भी अपनी बेटी की तरह ही प्यार करता था, अपनी बेटी की तरह ही मानता था। जब ये मैना ने उसको जब ये सारी बातें बताई, तो मैना की बातें सुनकर उसे सब याद आ गया। वो क्या, उसने कहा हाँ, उसे सब याद आ चुका है। और सेनापति ने जनरल आउटर्म से निवेदन किया। उन्होंने जनरल जो आउटर्म्स थे उनसे निवेदन किया कि महल को बचा लिया जाना चाहिए, यानी कि हमें महल को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि राजा तो यहाँ पर रहे नहीं, वो तो चले गए हैं महल छोड़कर, तो हमें महल को नहीं तोड़ना चाहिए। और इस आश्रय का तार लॉर्ड कैनिंग को भेजा गया। और ये जो आश्रय यहाँ पर था कि नहीं तोड़ा जाना चाहिए, इस बात को लॉर्ड कैनिंग को भेजा गया, एक लेटर भेजा गया, तार भेजा गया उस टाइम पे। संध्या के समय लॉर्ड कैनिंग का तार आया। अब शाम का समय था, लॉर्ड कैनिंग का तार भी इनको मिला। उस समय पर तार भेजे जाते थे एक दूसरे को। तार का मतलब वो ऐसे खींचने वाला तार नहीं, तार का मतलब जिसे अभी हम मेल कहते हैं, ईमेल कहते हैं। उस समय पर जैसे पोस्ट ऑफिस से अभी हम अपनी पोस्टें डालते हैं, अपना कोई भी स्पीड पोस्ट करते हैं, कोई भी लेटर पोस्ट करते हैं या कोई भी पार्सल अपना भेजते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह तार भेजा जाता था। तो उन्होंने कहा लंदन के मंत्रिमंडल का आदेश है कि नाना का स्मृति चिन्ह मिटा दिया जाए। तो जब लॉर्ड कैनिंग का जो आंसर आया, देखिए हे ने जो अपनी निवेदन, अपनी रिक्वेस्ट उनको भेजी थी कि महल को नहीं तोड़ना चाहिए या नहीं महल तोड़ा जाना चाहिए, तो इस पर लॉर्ड कैनिंग जो थे, उनका एक तार आया, उनका एक लेटर आया कि ये लंदन के मंत्रिमंडल का आदेश है कि नाना का स्मृति चिन्ह मिटा देना चाहिए, मिटा दिया जाए। जो नाना साहब का स्मृति चिन्ह भी है, क्योंकि ये महल उन्हीं की निशानी है, उन्हीं का ये महल है, तो उनके स्मृति चिन्ह को मिटा देना चाहिए। और ये आदेश पाकर, ये यहाँ पर जो आदेश दिया गया था, ये पाकर आउटम ने राजमहल पर तोप के गोले बरसा दिए। आउटम जो था उसने राजमहल पर तोप के गोले बरसा दिए और आधे घंटे भर में, यानी कि घंटे भर में उसने उसे मिट्टी में मिला दिया। यानी कि घंटे भर में, लगभग 1 घंटे में पूरा का पूरा बिठूर का राजमहल मिट्टी में मिल चुका था, यानी कि तहस नहस हो चुका था, समाप्त हो चुका था, सब कुछ जलकर राख हो चुका था। टाइम्स में छपा पत्र। उस समय लंदन टाइम्स
में जो पत्र छपा था वो क्या था, आप देख सकते हैं। उन्हीं दिनों लंदन के प्रसिद्ध पत्र टाइम्स, लेख टाइम्स में लेख छपा हुआ था। उसमें कहा गया था कि उसमें कहा गया था कि कानपुर में अंग्रेजों पर जो हत्याकांड हुआ था उसका बदला लिया जाना चाहिए। सेनापति हे का प्रस्ताव कलंक की बात है। वास्तव में नाना साहब का कोई संबंधी जहां मिले उसे वहां मार डालना चाहिए। यानी कि जब सोचिए, जब उसके महल के बारे में नहीं सोचा गया, जब उनके महल को नष्ट कर दिया गया, जब उनके महल को तहस नहस कर दिया गया, तो कैसे उनके संबंधियों के बारे में या उनसे जुड़ी चीजों के बारे में अंग्रेज सोच सकते थे। तो उन्हीं दिनों जो लंदन का एक प्रसिद्ध लेटर था, पत्र था, टाइम्स, उसमें ये लेख छपा हुआ था। क्या कहा गया था उसमें कि कानपुर में अंग्रेजों पर जो हुआ, जो भी हत्याकांड हुआ, देखिए बिल्कुल यहाँ पर अपोजिट उन्होंने रिपोर्ट छापी थी कि कानपुर में अंग्रेजों पर जो भी हत्याकांड हुआ उसका बदला लिया जाना चाहिए। और जो सेनापति हे का प्रस्ताव था, क्या प्रस्ताव था सेनापति हे का, कि महल को नहीं तोड़ना चाहिए। तो इसके अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट उनका आंसर था, उनका उत्तर था कि महल में या महल से बाहर नाना साहब से संबंधित कोई भी संबंधी या रिलेटिव या चीजें जहां भी मिले उसे समाप्त कर दिया जाए। तो उसकी कन्या को भी हे के सामने फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। जो कन्या है किसकी, नाना साहब की जो कन्या है, पुत्री है मैना, उसको भी हे के सामने, क्योंकि जो ये प्रस्ताव रखने के लिए कह रहा है, जो इस किले को बचाने के लिए कह रहा है, नाना साहब की पुत्री को उसी के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए। इस तरह की बातें वहां पर हो रही थी लंदन टाइम्स में। मैना का रुदन, किस तरह से ये सारी बातें सुनकर मैना रो रही थी। आधी रात का समय था। मैना नाना साहब के राजमहल के खंडहरों में बैठकर रो रही थी। तभी जनरल आउटम वहां पहुंचा। देखिए अब महल खंडहर हो चुका था, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था, पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। और जब मैना रात के समय में उन खंडहरों में बैठकर रुदन कर रही थी, तभी जनरल आउटम वहां पहुंचा और वो मैना को पहचान गया। वो बिल्कुल पहचान गया कि मैना नाना साहब की पुत्री है। और मैना ने प्रार्थना की कि उसे कुछ समय दिया जाए। वह जी भरकर रोना चाहती है, यानी कि उसको अब वहां पर उसी को मारने के लिए आए हुए थे, उसको फांसी पर लटकाने के लिए आए हुए थे, लेकिन मैना ने रुदन किया। मैना उसके सामने रोई और गिड़गिड़ाई कि वह उससे कुछ देर का समय दीजिए। वो जी भरकर रो लेना चाहती है, लेकिन आउटम पत्थर दिल था। आउटम क्या कहे तो सारे अंग्रेज ही पत्थर दिल थे। तो उन्होंने उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनी और उसको इस बात की अनुमति नहीं दी और उसे हथकड़ी पहनाकर कानपुर के किले में बंद कर दिया गया। तो इस तरह से आपने अभी तक यहाँ पर नाना साहब की जो पुत्री मैना है उसके विषय में जो कुछ भी पढ़ा है, इसको आप घर पर एक बार, जो आपका चैप्टर है नाना साहब की पुत्री को किले में भस्म कर दिया गया, चैप्टर को आप घर पर एक बार पढ़ें। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप अगर ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो बहुत कुछ चीजें आपको पता चलेंगी इतिहास के बारे में। तो आज का जो हमारा सेशन है उसको हम यहीं से समाप्त करते हैं। अपने इस लेक्चर को, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।